वेलकम टू रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर हम एक पूरी सीरीज चला रहे हैं जिसमें 8000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं हम, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पटवारी, आबकारी आरक्षक, शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेबर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एमपीपीएससी, ग्रुप 2, ग्रुप 4 एवं राज्य में अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं निकली हुई हैं जिनकी फॉर्म हाल फिलहाल में चल रहे हैं, सभी में आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या मैं एक लाइन में कहूँ कि वे सभी परीक्षाएं जहां पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछाता है, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आप पूरा देखें। डेली हम 100 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं, तो 100 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें तो आपके आप पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं हम। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है हमारा हरदा, दूसरा है हमारा कटनी, तीसरा है हमारा गुना और फोर्थ है हमारा राजगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन सेकंड, कटनी। तो जो हमारा कटनी जिला है वो बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट तीनों के लिए प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, कटनी। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हमारा पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा गया था। तो अधिकांश दोस्तों हमारे जो डेली हम 100 क्वेश्चन आपको लेकर आते हैं उसमें अधिकांश प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस नए होते हैं। तो आप 100 क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्ट करें, वीडियो को आप पूरा देखें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ भी आपको शेयर करना है। चलिए अगला देखते हैं हम। जीएसआई द्वारा वर्ष 18-19 में प्रदेश के किस जिले में जस्ते के नवीन भंडारों की खोज हुई है? तो दोस्तों कौन है? जीएसआई के द्वारा वर्ष 2018-19 में प्रदेश के किस जिले में जस्ते के नवीन भंडारों की खोज हुई है? तो पहला है हमारा शहडोल, दूसरा है बैतूल, तीसरा ऑप्शन है रीवा और फोर्थ है हमारा सतना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड, बैतूल। तो जो हमारा बैतूल जिला है यहाँ पर नवीन जस्ते के भंडार की खोज हुई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा, बैतूल जिला। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है ये चैप्टर है हमारा मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन क्या है? मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन, इसके 2 पार्ट हमने पहले अपलोड कर चुके हैं, आज का तीसरा पार्ट है, ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आज हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में हेमेटाइट लौह अयस्क के कितने प्रतिशत निक्षेप पाए गए हैं? तो दोस्तों जो हमारा हेमेटाइट लौह अयस्क है इसके कितने प्रतिशत निक्षेप पाए गए हैं? तो पहला है हमारा 2.5%, दूसरा ऑप्शन है हमारा 12.8%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 21.8% और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1.4%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1.4%, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा हेमेटाइट लौह अयस्क है इसके 1.4% निक्षेप हमारे मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये प्रश्न आपका पीसीआरटी 2013 में पूछा गया है, किसमें? पीसीआरटी 2013 में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संपूर्ण भारत का लगभग कितने प्रतिशत गेरू का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा 5.1%, दूसरा ऑप्शन है 4.2%, तीसरा है हमारा 2.37% और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3.8%। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन तीसरा, 3.27%। तो संपूर्ण भारत का लगभग 2.37% गेरू का उत्पादन कौन करता है? तो हमारा मध्य प्रदेश करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खदानें प्रदेश में गेरू उत्पादन से संबंधित है? तो जो हमारा गेरू होता है उसके उत्पादन से संबंधित कौन कौन सी खदानें हैं? तो पहला ऑप्शन है जलवारा, दूसरा है हमारा बेहट, तीसरा है हमारा गोगरा और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। तो गेरू उत्पादन से दोस्तों हमारी जलवारा, बेहट और गोगरा तीनों ही खदानें जुड़ी हुई हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग कितने टन स्लेट के भंडार उपलब्ध हैं? तो ये जो आंकड़े हमारे 2018 के हैं, तो आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग कितने टन स्लेट के भंडार उपलब्ध हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा 608, दूसरा है हमारा 475 टन, तीसरा ऑप्शन है हमारा 525 टन और फोर्थ है हमारा 225 टन। तो करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन है 608 टन। तो वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों मध्य प्रदेश में स्लेट के भंडार कितने हैं? तो हमारे 608 टन है। क्या है? 608 टन। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 1, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 2018 में खोजे गए क्षेत्र घोड़ा डोंगरी में किस खनिज के भंडार पाए गए हैं?
तो जो हमारा घोड़ा डोंगरी क्षेत्र है यहाँ पर किस खनिज के भंडार पाए गए हैं, तो पहला ऑप्शन है हमारा स्लेट के, दूसरा ऑप्शन है यूरेनियम, तीसरा है हमारा रॉक फास्फेट और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड यानी कि यूरेनियम। तो जो हमारा घोड़ा डोंगरी क्षेत्र है यहाँ पर किसके भंडार पाए गए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। तो ऑप्शन जो हमारा सेकंड है यूरेनियम, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न रखते हैं कि प्रदेश के किस जिले में हरे संगमरमर की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों नॉर्मली हमारा जो संगमरमर होता है क्या था, व्हाइट होता है, सफेद होता है, लेकिन प्रदेश के किस जिले में हरा संगमरमर की प्राप्ति हुई है, तो पहला ऑप्शन है हमारा जबलपुर में, दूसरा है भेड़ाघाट में, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर और फोर्थ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन तीसरा ग्वालियर। तो जो हमारा ग्वालियर जिला है यहाँ पर हरे संगमरमर की प्राप्ति हुई है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है देश के कुल रॉक फास्फेट भंडारण का लगभग कितने प्रतिशत भंडार मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। तो पूरे देश में जितना भी हमारा रॉक फास्फेट होता है उसका कितना प्रतिशत भंडार हमारे मध्य प्रदेश में है, तो देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा 19%, दूसरा है हमारा 25%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 28% और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा 12%। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन एक 19%। तो पूरे देश का 19% रॉक फॉस्फेट का भंडार हमारे अकेले मध्य प्रदेश के पास है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2017-18 में प्रदेश में लगभग कितने टन रॉक फास्फेट का उत्पादन हुआ था। तो जो हमारा रॉक फास्फेट है वर्ष 2017-18 में कितना रॉक फास्फेट का हमने उत्पादन किया था, तो पहला ऑप्शन है हमारा 0.55 लाख टन, दूसरा है 1.13 लाख टन, तीसरा ऑप्शन है हमारा 2.25 लाख टन और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन दूसरा 1.13 लाख टन। तो वर्ष 2017-18 में हमने जो हमारा रॉक फास्फेट था उसका उत्पादन काफी अच्छा किया था, कितना, 1.13 लाख टन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाजखंड कापर प्रोजेक्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जो हमारा मलाजखंड कापर प्रोजेक्ट है इसकी स्थापना बालाघाट जिले में कब हुई थी, तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम वर्ष 1965 में, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1979 में, तीसरा ऑप्शन है हमारा वर्ष 1982 में और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन तीसरा वर्ष 1982 में। तो जो मलाजखंड कापर प्रोजेक्ट है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1982 में बालाघाट जिले में की गई थी। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है बट्टजारी एवं सीता पठार खदान से किस खनिज का उत्पादन होता है। तो फिर से रिपीट करता हूं, जो हमारी बट्टजारी है और सीता पठार खदान है यहाँ से किस खनिज की प्राप्ति होती है हमें, तो पहला ऑप्शन है मैग्नीज की, दूसरा है स्लेट की, तीसरा है हमारे सोने की, फोर्थ है हमारा यूरेनियम। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन वन मैग्नीज की दोस्तों। तो जो हमारा बट्टजारी और सीता पठार खदान है यहाँ से हमें मैग्नीज की प्राप्ति होती है, मैग्नीज खनिज की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डाला है हिंदी विषय को लेकर, जिसमें हिंदी ग्रामर के हमने 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड किए हैं। तो उस वीडियो को आप देखिए, वो MP पटवारी वन रक्षक जेल प्रहरी में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसका सुबह पार्ट 2 आएगा, अभी हमने उसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया, तो आप उसको भी देखें एक बार जाके, उसका लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। चलिए अगला देखते हैं हम, प्रदेश में गौण खनिज रेत निर्वतन हेतु मध्य प्रदेश रेत खनन नीति किस वर्ष में जारी की गई थी। तो चलिए प्रश्न फिर से रिपीट करते हैं कि प्रदेश में गौण खनिज रेत निर्वर्तन हेतु मध्य प्रदेश रेत खनन नीति किस वर्ष में जारी की गई थी। तो पहला हमारा ऑप्शन वर्ष 2017 में, दूसरा है वर्ष 2019 में, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2015 में और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी रेत निर्वर्तन हेतु मध्य प्रदेश रेत खनन नीति है दोस्तों, ये वर्ष 2017 में जारी की गई थी। कब, 2017 में। तो काफी नई नीति है, 5 साल ही हुए हैं इसको भी। तो वर्ष 2017 में हमारी रेत खनन नीति आई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वर्ष 2017। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की अर्थव्यवस्था में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का योगदान वर्ष 17-18 त्वरित अनुमानों के अनुसार कितने प्रतिशत है। तो जो हमारे राज्य की GDP है उसमें खनिज और उत्खनन क्षेत्र का हमारा कितना योगदान रहने वाला है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम 5.25%, दूसरा है हमारा 3.35%, तीसरा है हमारा 4.47% और फोर्थ है हमारा 4.1%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 4.47%। यानी दोस्तों जो हमारे 2017-18 की GDP थी उसमें 4.47% हमारे खनन और उत्खनन क्षेत्र ने अपना योगदान दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 18-19 के अनुसार
खनिज संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के कितने खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। तो यहाँ पर रैंक पूछी है हमारी कि मध्य प्रदेश देश के कितने खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 5, दूसरा है 7, तीसरा है हमारा 6 और फोर्थ है हमारा 8। क्या है 8। तो देखते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा जी इसका हमारा ऑप्शन 4। क्या है ऑप्शन 4। तो जो हमारे टॉप जो राज्य हैं 8 बड़े खनिज प्रोड्यूसर या खनिज संपन्न, उनमें से एक हमारा मध्य प्रदेश है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है राज्य में वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य खनिजों का उत्पादन मूल्य लगभग कितना करोड़ था। प्रश्न क्या है कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2017-18 के मुख्य खनिजों का उत्पादन मूल्य लगभग कितना था। तो पहला है हमारा 1814 करोड़, दूसरा है हमारा 1615 करोड़, तीसरा है हमारा 1785 करोड़ और फोर्थ है हमारा फोर्थ ऑप्शन दोनों ही सेम है 1785 करोड़। तो करेक्ट क्या है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 1 1814.5 करोड़ रुपए का हमें जो हमने खनिज निकाला था उसका मूल्य था लगभग कितना 1814.5 करोड़ रुपए। और आंकड़े कब के हैं दोस्तों वर्ष 16-17 के हैं। अच्छा दोस्तों अभी की अगर आपको बात बताऊं तो जो हमारा 2022-23 है इसमें जो हमारा आबकारी विभाग होता है जो मेनली शराब वगैरह की रॉयल्टी बेचता है उसका शुद्ध मुनाफा कितना है तो 1500 करोड़ है। कितना है तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहा है। जहां हमारे पास कितने 50 प्रकार के खनिज है, लगभग 33 प्रकार के खनिज हम निकालते हैं, उनका सबका मिला के रॉयल्टी कितना बन रहा है मूल्य तो वो 1814 करोड़ रुपए बन रहा है। जबकि सिर्फ शराब का कितना बन रहा है हमारा वो 1500 करोड़ रुपए बन रहा है। तो यही कारण है हमारा कि प्रदेश सरकारें शराब को बैन नहीं करती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसके पीछे हमें वो रखना पड़ता है फाइनेंस, तब जाकर हम इसको बैन कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स और रॉयल्टी हमें इस विभाग से भी मिलती है। तो जो हमारा 168 नंबर का प्रश्न है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य खनिजों का उत्पादन मूल्य गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक रहा था। तो पहला ऑप्शन है हमारा 18%, दूसरा है 16%, तीसरा है हमारा 15% और फोर्थ है हमारा 20%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 18%। तो 2017-18 की तुलना में जो हमें 19-20 में प्राप्ति हुई थी तो 18% अधिक प्राप्ति हुई थी। तो करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसमें लोहे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो पहला है हमारा हीमेटाइट, दूसरा है लाइमोनाइट, तीसरा है मैग्नेटाइट और फोर्थ है हमारा साइडराइट। तो करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 1 हीमेटाइट। तो जो हीमेटाइट होता है वो लोहे का सबसे शुद्ध आयरन और होता है, लो अयस्क होता है और इसमें से हमें अधिकांश लोहा ही मिलता है। बाकी जो अशुद्धियाँ होती है जैसे मिट्टी कार्बन इस प्रकार की इसमें अशुद्धियाँ नहीं निकलती हैं, इसमें सिर्फ शुद्ध लोहा ही निकलता है। तो दोस्तों जो हमारा हीमेटाइट अयस्क होता है इसमें हमें सर्वाधिक लोहे की प्राप्ति होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 हीमेटाइट। अगला है हमारा सिंगरौली में पाई गई कोयले की परत की मोटाई कितनी है। जो हमारी सिंगरौली जिसको हम ऊर्जा राजधानी बोलते हैं हमारी, तो यहाँ पर जो कोयले की परत पाई गई है इसकी मोटाई कितनी है। तो पहला ऑप्शन है 141 मीटर, दूसरा हमारा 136 मीटर, तीसरा ऑप्शन है हमारा 148 मीटर और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सेकंड 136 मीटर। तो जो हमारी सिंगरौली जिले में कोयले की परत पाई जाती है इसकी मोटाई कितनी है। तो इसकी मोटाई दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, कितनी 136 मीटर है। तो काफ़ी मोटी ये कोयले की परत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा तांबा का अयस्क है। जो हमारा तांबा है उसका अयस्क है। तो पहला ऑप्शन है क्यूप्राइट, दूसरा है हमारा चाल्कोपाइराइट, तीसरा है हमारा मेजोराइट और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो क्यूप्राइट, चाल्कोपाइराइट और मेजोराइट तीनों ही हमारे तांबे के अयस्क हैं। जो हमारा तांबा है इसके अयस्क हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राइट बिल्कुल ऑप्शन 4 सही जवाब है हमारा। तो कंप्यूटर महोदय ऑप्शन 4 को लॉक कर दीजिए और अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश को एकाधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों हमारा कौन सा खनिज है जिसका मध्य प्रदेश में एकाधिकार है। तो पहला है हमारा हीरा डायमंड, दूसरा है हमारा चांदी, तीसरा ऑप्शन है सोना और फोर्थ है हमारा डोलोमाइट। तो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है तो आप सभी को पता चल ही गया होगा। करेक्ट आंसर है हमारा हीरा। तो दोस्तों हीरा उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश क्या है तो हमारा एकाधिकार प्राप्त है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है डायमंड या हीरा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है। दोस्तों जो हमारा खनिज है सर्वाधिक मात्रा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो पहला है हमारा कोयला, दूसरा है हमारा मैग्नीज, तीसरा ऑप्शन है हमारा तांबा और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि लोहा। तो करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर है हमारा मैग्नीज।
तो जो मैग्नीज है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला सर्वाधिक खनिज है, ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा खनिज है, तो वो हमारा मैग्नीज है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हीरे के बाद कठोरतम खनिज कौन सा है। तो दोस्तों हीरा काफी क्या होता है, एक तो कार्बन का अपरूप है हीरा और काफी ठोस होता है। तो प्रश्न बोल रहा है कि हीरे के बाद कठोरतम खनिज कौन सा है। तो पहला है हमारा कोल्डम, दूसरा है तांबा, तीसरा ऑप्शन है हमारा मैग्नीज और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कोयला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन है कोल्डम। तो हीरे के बाद कठोरतम खनिज कौन सा है, तो हमारा कोरंडम है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रदेश में श्वेत संगमरमर के पहाड़ कहाँ पर स्थित है। जो सफेद संगमरमर है हमारा, इसके पहाड़ कहाँ पर स्थित है। तो पहला है हमारा भेड़ाघाट में, दूसरा है हमारा छिंदवाड़ा में, तीसरा ऑप्शन है सतना में और फोर्थ है हमारा दमोह में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन एक, भेड़ाघाट में। तो दोस्तों जो जबलपुर के शहर के निकट है हमारा भेड़ाघाट, और यहाँ पर एक बहुत फेमस वाटरफॉल भी है जो कि हमारा क्या है, धुआंधार वाटरफॉल। तो वहीं पर दोस्तों क्या है, श्वेत संगमरमर के पहाड़ हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, भेड़ाघाट। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। तो जो हमारा दोस्तों कोयले की मेनली चार प्रजातियां, मतलब चार प्रकार होते हैं, प्रजातियां नहीं सॉरी, प्रजातियां जीवित की होती है और निर्जीव के प्रकार होते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। तो पहला है हमारा बिटुमिनस, दूसरा है पीट, तीसरा है हमारा लिग्नाइट और फोर्थ है हमारा एंथ्रेसाइट। क्या है, एंथ्रेसाइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिटुमिनस। क्या है, बिटुमिनस। जो मध्य प्रदेश में कोयला प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, तो हमारा बिटुमिनस होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयला मेनली चार प्रकार का होता है, जिसमें बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट होता है। पीट दोस्तों सबसे खराब कोयला होता है और एंथ्रेसाइट काफी उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। अगला प्रश्न है, किस जिले में नवीन खोजों के दौरान मैग्नीज के निक्षेप हमें मिले हैं। दोस्तों कौन सा जिला है जहाँ पर नवीन खोज हुई है और उसमें हमें क्या मिला है, मैग्नीज के निक्षेप मिले हैं। और मैग्नीज उत्पादन में वैसे हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है, और भी हमें निक्षेप मिले हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा खंडवा जिले में, दूसरा है हमें जबलपुर में, तीसरा है हमारा खरगोन में और फोर्थ है हमारे राजगढ़ जिले में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, खरगोन जिले में। तो जो हमारा खरगोन जिला है, जिसको हम सुनहरा जिला भी बोल देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों किसके निक्षेप मिले हैं, तो यहाँ पर मैग्नीज के निक्षेप मिले हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, खरगोन जिला। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा मेकल श्रृंखला से निकलने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है। जो हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, तो वहां से निकलने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है हमारा चूना पत्थर, तीसरा है हमारा कापर और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो कोयला, चूना पत्थर और कापर तीनों ही हमें हमारी जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है यहाँ से निकलने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कोयला, चूना पत्थर और कापर तीनों कहाँ से हैं, सतपुड़ा मेकल श्रेणी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में शीशे का उत्पादन कहाँ पर होता है। जो हमारा शीशा जिसको हम लेड भी बोलते हैं, तो इसका उत्पादन कहाँ से होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा जबलपुर से, दूसरा है दतिया, तीसरा ऑप्शन है हमारा होशंगाबाद और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर भी इसका यही है, उपरोक्त सभी। तो जो हमारा शीशा लेड है, इसका उत्पादन जबलपुर, दतिया और होशंगाबाद तीनों जिलों में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर किस उद्योग के लिए आधारभूत कच्चा माल प्रदान करता है। तो जो हमारा चूना पत्थर है वो किस प्रकार के बड़े उद्योग के लिए अपना कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाता है। तो पहला है हमारा सीमेंट उद्योग के लिए, दूसरा है पेंट उद्योग के लिए, तीसरा है हमारा बर्तन उद्योग के लिए और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन एक, सीमेंट उद्योग। तो दोस्तों जो हमारा सीमेंट उद्योग है उसके लिए मेन जो हमारा रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो क्या है, तो वो है चूना पत्थर। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक। तो जो आप याद रखें कि जो हमारा चूना पत्थर होता है वो सीमेंट उद्योग के लिए आधारभूत रॉ मटेरियल है। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, केओलिन का प्रयोग होता है। तो जो हमारा केओलिन है, ये केओलिन इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो पहला है हमारा बर्तन बनाने में, दूसरा है दवाई बनाने में, तीसरा है हमारा कागज बनाने में और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्तन बनाने में। तो जो केओलिन है इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो करते हैं बर्तन बनाने में। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है दोस्तों, ये चल रहा है मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन वाला चैप्टर कर रहे हैं। इसके पहले हमने 10 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 11वां चैप्टर है, कौन सा, मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लौह भंडार किस युग की चट्टानों की तहों में मिलता है। तो जो हमारा लोहे का भंडार है वो कौन से युग की चट्टानों की तहों में मिलता है। तो पहला ऑप्शन हमारा कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं, दूसरा है प्रेरियन युग की है, तीसरा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं और फोर्थ है हमारा फेरायन युग की चट्टान।
तो करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन है कैम्ब्रियन युग की चट्टान। तो जो मध्य प्रदेश में लोहे के भंडार मिलते हैं, तो जो हमारी कैम्ब्रियन युग की चट्टान है उनकी तहों में मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खनिज को खनिज उद्योग की जननी के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न क्या बोल रहे हैं, हमारा कौन सा खनिज है जिसको हम खनिज उद्योग की जननी के रूप में जानते हैं। तो पहला है हमारा हीरा, दूसरा है कोयला, तीसरा है हमारा कोयरंडम और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कोयला। तो जो कोयला है वो खनिज को खनिज उद्योग की जननी के रूप में जाना जाता है। जो कोयला है हमारा ये किस रूप में जाना जाता है, तो खनिज उद्योग की जननी के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है कोयला। कोयला एक बहुत प्रसिद्ध मूवी भी बनी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा, प्रदेश के पाथरखेड़ा स्थान से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो जो हमारी पाथरखेड़ा स्थान, पाथरखेड़ा नामक जगह है, यहाँ से हमें कौन सा खनिज मिलता है। तो पहला है हमारा चीनी मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है हमारा कोल्डम और फोर्थ हमारा फेलस्पर, क्या है फेल्सपर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन दूसरा कोयला। तो दोस्तों जो हमारा पाथरखेड़ा है यहाँ पर कोयले की खदान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कम कठोर है। इन दोस्तों बिल्कुल सॉफ्ट है, सबसे कम कठोर है। तो पहला है हमारा टाल्क, दूसरा है हमारा केओलिन, तीसरा है हमारा हीरा और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है टाल्क। तो जो हमारा टाल्क है ये सबसे कम कठोर है, यानी सबसे सॉफ्ट खनिज कौन सा है हमारा, तो वो है टाल्क। और सबसे कठोर खनिज कौन सा है, तो हमारा हीरा डायमंड। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लौह अयस्क निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो जो हमारा लोहा अयस्क है ये किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो पहला है हमारा कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में, दूसरा है विंध्यन क्रम की चट्टानों में, तीसरा ऑप्शन है हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में और फोर्थ है हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन तीसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लौह अयस्क संपन्न है। तो मेनली जो हमें लौह अयस्क मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है, तो हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलता है। और ये पूरा चैप्टर हमने चट्टानों में देखा था मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार में, तो वो हमारा चैप्टर 1 ही था। तो अगर इससे आपको जुड़े हुए प्रश्न देखना है तो आप हमारा पहला वीडियो जरूर देखें। टोटल हमारे इसमें 28 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, कितने 28। आज का हमारा 29वां वीडियो रहने वाला है। तो आप एक से पूरी प्लेलिस्ट देखिए तो आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सारी जो चट्टानें वगैरह और मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार हमने चैप्टर 1 से 5 तक देखे हैं, तो उनको भी आप देखिए। चलिए अगला देखते हैं हम प्रश्न, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है। तो कौन सा जो है हमारा अयस्क वो लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है। तो पहला है हमारा हीमेटाइट, दूसरा है एंथ्रेसाइट, तीसरा है हमारा मैग्नेटाइट और फोर्थ है हमारा लिमोनाइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन दूसरा एंथ्रेसाइट। तो जो हमारा एंथ्रेसाइट है दोस्तों किसका प्रकार है, तो कोयले का प्रकार है। अभी हमने देखा था बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, पीट और लिग्नाइट, ये चारों हमारे कोयले के प्रकार थे। लेकिन जो हमारे हीमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट है ये लोहे के अयस्क हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला है, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के निक्षेप कहाँ पर मिलते हैं। तो जो हमारा लौह अयस्क है इसके निक्षेप कौन से जिलों में मिले हैं। तो पहला है हमारा जबलपुर में, दूसरा है झाबुआ में, तीसरा ऑप्शन है मंडला में और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो जबलपुर, झाबुआ और मंडला जिलों में लौह अयस्क के निक्षेप मिले हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा खनिज है जिनका हमारा मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। तो पहला ऑप्शन है कोयला और तांबा, दूसरा है तांबा एवं लोहा, तीसरा है हमारा तांबा एवं हीरा, फोर्थ है कोयला और हीरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन तीसरा तांबा और हीरा। तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश है वो तांबा और हीरे का प्रदेश सबसे बड़ा क्या है, हमारा मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। तो नंबर 1 रैंक रखता है पूरे भारत में तांबा और हीरा उत्पादन में, कौन, हमारा मध्य प्रदेश राज्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर बॉक्साइट उत्पादन करने वाला मुख्य केंद्र नहीं है। तो कौन सा शहर है जहां पर बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है। तो देखते हैं ऑप्शन, पहला है जबलपुर, दूसरा है हमारा राजगढ़, तीसरा है कटनी और फोर्थ है हमारा मंडला, क्या है मंडला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन दूसरा राजगढ़ जिला। तो जो हमारा राजगढ़ जिला है दोस्तों ये बॉक्साइट उत्पादन करने वाला जिला नहीं है। बाकी जबलपुर, कटनी और मंडला तीनों ही हमारे बॉक्साइट उत्पादन करने वाले जिले हैं। ऑप्शन दूसरा हमारा करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश का बैतूल क्यों प्रसिद्ध है। जो हमारा बैतूल जिला है ये क्यों प्रसिद्ध है। तो पहला है अपने कोयला भंडार के लिए, दूसरा है हमारा हीरा भंडार के लिए, तीसरा है बॉक्साइट भंडार के लिए और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि अपने मैग्नीज भंडार के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है कोयला भंडार के लिए। तो जो हमारा बैतूल जिला है दोस्तों ये काय के लिए प्रसिद्ध है। तो अपने कोयला भंडार के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, सिंगरौली, उमरिया, मोह, पानी व सोहागपुर क्षेत्र में समानता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो हमारा सिंगरौली, उमरिया, मोह, पानी व सोहागपुर क्षेत्रों में समानता है। तो ये सभी क्या है दोस्तों, तो एक कोयला क्षेत्र है, लोहा अयस्क का क्षेत्र है, तीसरा ऑप्शन हमारा पेट्रोलियम क्षेत्र है और फोर्थ ऑप्शन हमारा हीरा क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर आप सभी को पता ही होना चाहिए, वो है हमारा कोयला। तो सिंगरौली, उमरिया और मोह, पानी एवं सोहागपुर सभी में समानता क्या है। तो दोस्तों ये चारों ही क्या है, कोयला उत्पादक क्षेत्र है। क्या है, कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर बड़ी बड़ी मात्रा में कोयला निकल जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला क्षेत्र। और दोस्तों इसका हमें हमारा आप दुर्भाग्य बोल लीजिए कि पूरे भारत में कहीं भी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे पेट्रोलियम के क्षेत्र नहीं मिले, वरना जो हमारा पेट्रोल इंपोर्ट का बिल है जो कि हमें साल का 20 से 40 बिलियन डॉलर के बीच में बढ़ता है, तो वो नहीं देना पड़ता और हम काफ़ी ज़्यादा संपन्न होते हैं। ये पैसा हम हमारे दूसरे सेक्टर में लगा देते हैं, लेकिन क्या करें, भारत में पेट्रोलियम के बहुत कम निक्षेप मिले हैं। लेकिन सिंगरौली, उमरिया, मोह, पानी व सोहागपुर क्षेत्र में क्या समानता है, तो ये सभी हमारा कोयला क्षेत्र है। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म भिन्न है। तो जो हमारा कौन सा युग्म है वो भिन्न है, तो देखते हैं। पहला है हमारा मझगवा जो कि सतना में है, दूसरा है हमारा पन्ना और हिनोता जो कि पन्ना में है, तीसरा है हमारा अंगोरा जो कि छतरपुर में है और फोर्थ है हमारा सलीमाबाद जो कि कटनी में है। तो दोस्तों चौथा हमारा जो युग्म है ये बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जो हमारा सलीमाबाद है ये हमारे जबलपुर में पड़ता है। कहाँ पर, जबलपुर में पड़ता है, ये हमारे कटनी जिले में नहीं पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मझगवा सतना सही है, पन्ना और हिनोता पन्ना जिले में ये भी सही है, अंगोरा छतरपुर जिले में ये भी सही है, लेकिन सलीमाबाद कटनी ये गलत है, क्योंकि ये कहाँ पर पड़ता है, सलीमाबाद ये पड़ता है हमारे जबलपुर जिले में। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, वर्ष 2019 में प्रदेश के किस जिले में लौह अयस्क भंडार की खोज हुई थी। तो कौन सा जिला है जहां पर हमें 2019 में लौह अयस्क भंडार की हमने खोज करी है। तो पहला है हमारा निवाड़ी जिला, दूसरा है हमारा सतना, तीसरा है रीवा और फोर्थ है हमारा राजगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 निवाड़ी जिला। तो दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम जिला है ये, और ये निवाड़ी जिला है। तो यहाँ पर लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। अच्छा आप कमेंट करके बताइए कि निवाड़ी को किस जिले से काटकर बनाया गया है या किस जिले को तोड़कर निवाड़ी जिला बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, सलीमाबाद क्या है, सलीमाबाद जबलपुर किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला है हमारा मैग्नीज के लिए, दूसरा है तांबा के लिए, तीसरा ऑप्शन है लौह अयस्क के लिए और फोर्थ है हमारा ग्रेफाइट के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तांबे के लिए। तो जो सलीमाबाद है दोस्तों जबलपुर में, ये काय के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अपने तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन जो दूसरा है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है हमारा घिया पत्थर, ये जिसको हम टेल्क बोल देते हैं, प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है। तो जो हमारा घिया पत्थर है ये प्रदेश में कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन है भेड़ाघाट में, दूसरा है झाबुआ, तीसरा ऑप्शन है हमारा नरसिंहपुर और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा उपरोक्त सभी। तो जो घिया पत्थर है ये भेड़ाघाट, झाबुआ और नरसिंहपुर तीनों ही जिलों में या तीनों ही जगहों पर पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला हीरा म्यूजियम किस राज्य में खोला जाएगा। तो जो हमारा इंडिया का फर्स्ट हीरा म्यूजियम या डायमंड म्यूजियम, ये हमारा कौन सा राज्य खोलने वाला है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य, दूसरा हमारा उत्तर प्रदेश, तीसरा हमारा राजस्थान और फोर्थ है हमारा उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश राज्य। जो दोस्तों बाकी तीनों राज्य दिए हैं, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इनका हीरा उत्पादन से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो सीधी सी बात है कि भारत का पहला म्यूजियम, हीरा म्यूजियम कहाँ पर खोला जाएगा, तो हमारे मध्य प्रदेश राज्य में ही खोला जाने वाला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मूर्खों का सोना नाम से प्रसिद्ध खनिज पाइराइट मार्कशीट मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, मूर्खों का सोना बोलते हैं। तो मूर्खों का सोना नाम से प्रसिद्ध खनिज है और इसका मेन नाम क्या है, तो वो है पाइराइट। तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। तो पहला है हमारा रतलाम जिलों में, रतलाम जिले में, दूसरा ऑप्शन है हमारा टीकमगढ़ में, तीसरा ऑप्शन है मुरैना में और फोर्थ है हमारा शिवपुरी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा टीकमगढ़ जिले में। तो दोस्तों जो हमारा टीकमगढ़ जिला है, यहाँ पर मूर्खों का सोना नाम से प्रसिद्ध खनिज पाइराइट पाया जाता है। तो प्रश्न आ जाएगा कि पाइराइट कहाँ पर पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा हमारा टीकमगढ़ जिले में। तो दोस्तों जो हमारा चैप्टर था मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन,
उसके टोटल 199 क्वेश्चन थे, तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम नया चैप्टर देखेंगे, वो देखेंगे हम ऊर्जा संसाधन। कौन सा? तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर हम देखने वाले हैं। उसका हम अगले 1 से 2 वीडियो हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन के ऊपर ही बनाएंगे। तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो नया चैप्टर का नाम क्या है? वो है हमारा मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। थोड़ा देखने में नहीं आ रहा है लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। तो नया चैप्टर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। तो चलिए ऊर्जा संसाधन वाले चैप्टर का पहला हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो वो है हमारा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो जो हमारा मध्य प्रदेश का ऊर्जा विकास निगम था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम 25 अगस्त 1982 को। दूसरा ऑप्शन हमारा 28 जून 1983 को। तीसरा ऑप्शन हमारा 21 अप्रैल 1981 और फोर्थ ऑप्शन हमारा 5 अक्टूबर 1984। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, यानी कि पहले का पहला बिल्कुल करेक्ट है। तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हुई थी 25 अगस्त 1982 को। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा, परीक्षा में आने की संभावना बनी रही है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कहां से किया गया था? जो हमारा मध्य प्रदेश में सबसे पहले बिजली बनी थी, विद्युत उत्पादन, इसका प्रारंभ कहां से हुआ था? तो पहला ऑप्शन है हमारा ग्वालियर से, दूसरा है सतना से, तीसरा ऑप्शन है हमारा कटनी से और फोर्थ ऑप्शन है हमारा रीवा से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1, ग्वालियर से। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन दोस्तों हमारे ग्वालियर जिले से प्रारंभ हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा ऊर्जा स्वराज यात्रा को किस शहर से प्रारंभ किया गया है? तो जो हमारी यात्रा थी इसका नाम था ऊर्जा स्वराज यात्रा। तो इसको किस जिले से हमारे मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई थी? तो पहला ऑप्शन है सिंगरौली जिले से, जिसको हम मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बोलते हैं। दूसरा है हमारी राजधानी भोपाल से, तीसरा हमारा ऑप्शन उज्जैन से और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सीहोर से। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन दूसरा उज्जैन से। कहाँ से? भोपाल से। तो जो मध्य प्रदेश की राजधानी है हमारी भोपाल, वहां से ऊर्जा स्वराज यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने करी थी। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार राज्य में कुल कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ? तो दोस्तों 18-19 के आंकड़े देख रहे हो कि राज्य में उस समय कुल कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ था। तो पहला ऑप्शन है हमारा 15,230 मेगावाट, दूसरा है हमारा 19,200 मेगावाट, फिर तीसरा है हमारा 18,660 मेगावाट और फोर्थ है हमारा 13,500 मेगावाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन तीसरा 18,660 मेगावाट। तो मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार दोस्तों मध्य प्रदेश में 18,660 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हमने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था? जो हमारा राज्य विद्युत मंडल है इसका गठन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है हमारा 5 दिसंबर 1956 को, दूसरा है 1 दिसंबर 1952, तीसरा ऑप्शन है हमारा 5 जून 1951 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1 दिसंबर 1950। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1 दिसंबर 1950। तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन दोस्तों 1 दिसंबर, कब? 1 दिसंबर 1950 को किया गया था। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। याद रखें, आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का गठन कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1950 को था। और 1 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं? तो 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे भी मनाते हैं। तो हम वहां से दोनों को लिंकअप कर लीजिएगा, 1 दिसंबर 1 दिसंबर, तो आपको याद हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का मुख्यालय कहां पर है? तो जो हमारा मध्य प्रदेश का ऊर्जा विकास निगम है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो देखते हैं, पहला ऑप्शन इंदौर में, दूसरा ऑप्शन है हमारा जबलपुर में, तीसरा ऑप्शन है हमारा भोपाल में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ग्वालियर में। कहां पर? ग्वालियर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तीसरा, भोपाल में। तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का मुख्यालय हमारी भोपाल यानी कि हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी में ही स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, प्रदेश में वर्ष 18-19 में कितने मेगावाट विद्युत मांग आपूर्ति का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था? तो प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्रदेश में वर्ष 18-19 में कितने मेगावाट विद्युत मांग आपूर्ति का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा 12,240 मेगावाट का, दूसरा ऑप्शन है 11,560 मेगावाट का, तीसरा है हमारा 15,230 मेगावाट का और फोर्थ हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 12,240 मेगावाट का। तो वर्ष 18-19 में दोस्तों हमारी कितनी विद्युत मांग थी? तो वो थी हमारी 12,240 मेगावाट की।
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में कृषि उपभोक्ताओं को कितने घंटे विद्युत की प्रदाई की जा रही है। तो जो हमारा कृषि सेक्टर है वहां पर विद्युत की जो हमें सप्लाई हो रही है विद्युत वो कितने घंटे हो रही है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 10 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 12 घंटे, तीसरा ऑप्शन है हमारा 18 घंटे और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 24 घंटे। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड 12 घंटे। क्या है तो दोस्तों जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 है इसके अनुसार मध्य प्रदेश में कृषि को 12 घंटे विद्युत प्रदाय हो रही है, लेकिन रियल टीम दोस्तों सिर्फ 10 घंटे मिलती है। कितने 10 घंटे, क्योंकि मैं खुद गांव से जुड़ा हुआ हूँ तो जो हम भी कृषि से जुड़े हुए हैं तो हमारे यहाँ दोस्तों कितने घंटे खेतों में बिजली मिलती है तो 10 घंटे मिलती है। दिन में आती है 6 घंटे और रात में आती है 4 घंटे। तो इस हिसाब से टोटल कितने 10 घंटे कृषि में बिजली सप्लाई की जाती है। ये 12 घंटे सिर्फ गवर्नमेंट का आंकड़ा है, ऐसा रियलिटी में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें किताब का आंसर सही मानना है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में कृषि उपभोक्ताओं को 12 घंटे विद्युत प्रदाई की जा रही है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू हुआ था। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम 10 सितंबर 1948 को, दूसरा ऑप्शन है हमारा 10 नवंबर 1948 को, तीसरा ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1948 को और फोर्थ ऑप्शन है 10 दिसंबर 1948 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक 10 सितंबर 1948। तो मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय अधिनियम दोस्तों 10 सितंबर 1948 को लागू हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जो हमारा विद्युत मंडल है मध्य प्रदेश का, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन है भोपाल में, दूसरा ऑप्शन है हमारा जबलपुर में, तीसरा ऑप्शन है हमारा इंदौर में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ग्वालियर में। कहाँ पर, ग्वालियर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हमारे जबलपुर जिले में है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुई थी। तो कौन सा जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो पहला है हमारा वर्ष 1965 में, दूसरा है वर्ष 1948 में, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1960 में और फोर्थ है 1952 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तीसरा 1960 में। तो मध्य प्रदेश ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हो गई थी, तो वो 1960 में हो गई थी। और दोस्तों गाँव की हम बात करें तो गाँव में वर्तमान में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। कभी कभी थोड़ा बहुत ड्रिप मार देती है, लाइट चली जाती है, वरना गांव में 24 घंटे अभी बिजली उपलब्ध है मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा वर्ष 1960, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं हम 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के पृथक होने के पश्चात प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट थी। तो जब हमसे छत्तीसगढ़ अलग हो गया था तो उस समय की बात कर रहे हैं कि उस समय प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट थी। तो पहला ऑप्शन है कि 2850 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन है 2990 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन है हमारा 2710 मेगावाट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 3140 मेगावाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन दूसरा 2990 मेगावाट, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के पृथक होने के पश्चात मध्य प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता 2990 मेगावाट थी। तो इसको लॉक कर दिया जाए ऑप्शन सेकंड को। अगला है हमारा ऊर्जा स्वराज शब्द देने वाले चेतन सोलंकी, जिन्हें हाल ही में सौर ऊर्जा के लिए मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इनका संबंध किस जिले से। तो दोस्तों इन्होंने कौन सा शब्द दिया था, तो इन्होंने शब्द दिया था ऊर्जा स्वराज। ऊर्जा स्वराज नामक शब्द दिया है हमें चेतन सोलंकी जी ने और इनको बाद में सौर ऊर्जा का हमने ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया। तो प्रश्न पूछा कि इनका संबंध किस जिले से। तो पहला ऑप्शन है हमारा सीधी जिले से, दूसरा ऑप्शन है बैतूल जिले से, तीसरा ऑप्शन है हमारे सागर जिले से और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है इनका संबंध खरगोन जिले से है। तो करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 खरगोन जिले से। तो जो चेतन सोलंकी जी हैं इनका संबंध किस जिले से, तो इनका संबंध दोस्तों खरगोन जिले से। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1956 के समय राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग कितने मेगावाट थी। तो दोस्तों काफी पीछे चले गए, हम 1956 की बात कर रहे हैं जब हमारा राज्य नया नया बना ही था। तो उस समय हमारे मध्य प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग कितने मेगावाट थी। तो पहला ऑप्शन है 110 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन है हमारा 50 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन है हमारा 81.5 मेगावाट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 140 मेगावाट। क्या है 140 मेगावाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 81.5 मेगावाट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी तरक्की करी है मध्य प्रदेश ने। बाद में जब हमारा निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो हमारी जो विद्युत उत्पादन क्षमता 1 सैकड़ा भी नहीं थी, यानी 100 से भी कम थी, सिर्फ 81.5 मेगावाट थी।
और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में हमारी 15,000 प्लस मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश ने कितनी तरक्की कर ली है। तो दोस्तों लगातार विकास करना ही हमारा लक्ष्य है मध्य प्रदेश का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 81.5 मेगावाट। और उसमें हम अहम भूमिका कौन निभाएंगे, तो हम मध्य प्रदेश के नागरिक, एक अच्छे नागरिक के तौर पर हम इसमें भूमिका निभा सकते हैं। और हम बिजली का उत्पादन तो नहीं कर सकते लेकिन उसकी बचत जरूर कर सकते हैं। तो जब भी हमारे घरों में टीवी वगैरह या पंखा या कूलर, एसी, फ्रिज, जो भी, फ्रिज तो ठीक है, जो भी इक्विपमेंट चलता रहता है जो बिना बेवजह चलता है, उसका उपयोग नहीं है फिर भी चलता रहता है, तो उसको बंद करें। और हमारे जो घर के आसपास भी अगर ऐसा हो तो उनको थोड़ा समझाएं कि हम विद्युत का उत्पादन तो नहीं कर सकते लेकिन इसका बचत कर सकते हैं। इसीलिए टैगलाइन भी हमारी कि विद्युत की बचत ही इसका उत्पादन है। जो हमारा बिजली का बिल आता है उस पर लिखी हुई आती है क्या, कि विद्युत की बचत ही इसका उत्पादन है। तो इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 81.5 मेगावाट। अगला प्रश्न है, इंदौर शहर के बाद हाल ही में स्मार्ट मीटर की स्थापना करने वाला प्रदेश का दूसरा शहर कौन सा बना है। तो पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा है रतलाम, तीसरा है हमारा मंदसौर और फोर्थ है हमारा सागर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड। तो इंदौर शहर के बाद स्मार्ट मीटर की स्थापना करने वाला दूसरा शहर दोस्तों हमारा कौन सा बना है, तो बना है रतलाम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, रतलाम जिला बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला है हमारा वर्ष 17-18 में प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत का उपयोग किस क्षेत्र में किया गया। तो जो हमारा वर्ष 17-18 है उसमें प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत का उपयोग हमने किस क्षेत्र में किया है। तो पहला है हमारा कृषि क्षेत्र में, दूसरा है घरेलू क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है हमारा औद्योगिक क्षेत्र में और फोर्थ है हमारा अन्य क्षेत्र में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में। दोस्तों आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश की 60% से अधिक जनसंख्या हमारी कृषि पर ही निर्भर है और हम बहुत ज़्यादा कृषि यानी खेती उत्पादन करते हैं, गेहूँ वगैरह। और जब भी हम खेती करते हैं तो उसमें सिंचाई के लिए बिजली की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो 17-18 प्रदेश का सर्वाधिक विद्युत का उपयोग हमने किस क्षेत्र में किया था, तो कृषि क्षेत्र में किया था, क्योंकि हमें सबमर्सिबल पंप वगैरह चलाना पड़ते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र। अगला है हमारा मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, किसका। तो जो हमारा मध्य प्रदेश का राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन है इंदौर में, दूसरा है हमारा छिंदवाड़ा में, तीसरा ऑप्शन है भोपाल में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा जबलपुर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा भोपाल में। तो मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हमारे भोपाल जिले में। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिए कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कहाँ पर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गैस आधारित प्रथम विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई थी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो प्रथम गैस आधारित प्रथम विद्युत गृह था हमारा, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो पहला है मुल्ताई में, दूसरा है हमारा भांडेर में, तीसरा ऑप्शन है गरोठ में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पानसेवल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन दूसरा भांडेर में। तो मध्य प्रदेश में प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह की स्थापना भांडेर में की गई थी। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला है हमारा मध्य प्रदेश में इंदिरा किसान ज्योति योजना कब लागू हुई थी। तो कौन सी योजना का नाम था इंदिरा किसान ज्योति योजना। तो इसको लागू कब किया गया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा 1 जुलाई 2019 को, दूसरा ऑप्शन है 1 सितंबर 2019 को, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1 मई 2019 को और फोर्थ है हमारा 1 अप्रैल 2019 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1 अप्रैल 2019 को। तो मध्य प्रदेश में इंदिरा किसान ज्योति योजना कब लागू हुई थी दोस्तों। तो 1 अप्रैल 2019 को। कब 1 अप्रैल 2019 को हुई थी। तो आपको पता होगा कि बीच में हमारे कमलनाथ जी का भी कार्यकाल आया था 1 से 1.5 साल के लिए। बाद में सिंधिया जी ने अपने दूसरी पार्टी को समर्थन दे दिया तो फिर से शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बन गए। तो जब कमलनाथ थे तभी उन्होंने इंदिरा किसान ज्योति योजना प्रारंभ करी थी और इसकी डेट आप याद रखें 1 अप्रैल 2019। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना प्रदेश के किस जिले में की गई है। तो जो हमारा रिलायंस इंडस्ट्री है इसके द्वारा गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना हमारे किस जिले में की गई है। तो पहला ऑप्शन है हमारे ग्वालियर में, दूसरा ऑप्शन है गुना में, तीसरा ऑप्शन है हमारा शहडोल में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा राजगढ़ जिले में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा शहडोल जिले में। तो दोस्तों जो हमारा शहडोल जिला है यहाँ पर जो रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस अंबानी जी वाली, तो वहाँ पर गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा शहडोल जिला। अगला प्रश्न है, गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रदेश में कहाँ 380 मेगावाट के गैस आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है।
तो जो हमारी गेल इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है, तो इसके द्वारा प्रदेश में 380 मेगावाट के गैस आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। तो पहला ऑप्शन है हमारा विजयपुर गुना, दूसरा है बदरवास शिवपुरी, तीसरा ऑप्शन है हमारा इंद्रगढ़ दतिया और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 विजयपुर गुना। तो जो हमारा विजयपुर गुना है, यहाँ पर दोस्तों 380 मेगावाट के गैस आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई थी? किसकी? तो जो हमारा राज्य विद्युत नियामक आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो पहला ऑप्शन है वर्ष 1995 में, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1994 में, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1998 में और फोर्थ ऑप्शन हमारा वर्ष 1996 या 96 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 1998। तो राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 में की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना कब लागू हुई थी? तो एक दोस्तों किसानों के लिए हुई थी और एक घरेलू के लिए हुई थी, तो वो थी इंदिरा गृह ज्योति योजना, और एक किसानों के लिए हुई थी इंदिरा किसान ज्योति योजना। तो यहाँ पर हम इंदिरा गृह ज्योति योजना की बात कर रहे हैं। तो पहला है हमारा 7 फरवरी 2019 को, दूसरा ऑप्शन है हमारा 18 मई 2019 को, तीसरा ऑप्शन है 18 अप्रैल 2019 को और चौथा ऑप्शन है हमारा 25 फरवरी 2019 को। कब? 25 फरवरी 2019 को। तो करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। तो इंदिरा गृह ज्योति योजना दोस्तों 25 फरवरी 2019 को प्रदेश में लागू हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप डेट याद रख लीजिएगा, 25 फरवरी 2019 इंदिरा गृह ज्योति योजना प्रदेश में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसका अन्य नाम क्या है? सौभाग्य योजना। तो ये कब क्रियान्वित की गई थी? तो आप योजना का नाम याद रखें, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, और उसका एक और नाम क्या है? तो वो है सौभाग्य योजना। तो ये कब क्रियान्वित की गई थी? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम 22 अक्टूबर 2018 को, दूसरा ऑप्शन है हमारा 5 मई 2017 को, तीसरा ऑप्शन है हमारा 10 सितंबर 2018 को और चौथा ऑप्शन है 18 मई 2019 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 22 अक्टूबर 2018 को। तो 22 अक्टूबर 2018 को सौभाग्य योजना या प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना क्रियान्वित की गई थी, यानी कि इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 1। अगला है किस विद्युत योजना के क्रियान्वयन द्वारा प्रदेश में 100% लक्ष्य की प्राप्ति की जा चुकी है? तो दोस्तों कौन सी योजना थी जिसका हमने 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो पहला है हमारा उदय योजना, दूसरा ऑप्शन है संबल योजना, तीसरा ऑप्शन है हमारा सौभाग्य योजना और चौथा ऑप्शन है हमारा दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सौभाग्य योजना। तो सौभाग्य योजना दोस्तों हमने क्रियान्वयन काफी अच्छे से किया है और इसका हमने 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है, यानी जितना हमने टारगेट रखा था उसको हमने अचीव कर लिया है। तो करेक्ट आंसर रहेगा सौभाग्य योजना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्थायी कृषि उपभोक्ताओं के लिए फ्लैट रेट योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो जो हमारे स्थायी कृषि उपभोक्ता हैं, यानी कि इन्होंने अपने खेतों पर स्थायी विद्युत का कनेक्शन ले रखा है, तो उनके लिए फ्लैट रेट योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो पहला ऑप्शन है वर्ष 2013 में, दूसरा हमारा वर्ष 2015 में, तीसरा ऑप्शन है हमारा वर्ष 2014 में और फोर्थ ऑप्शन है वर्ष हमारा 2016 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 1 वर्ष 2013 में। तो फ्लैट रेट योजना दोस्तों कब चली थी? तो वर्ष 2013 में चली थी और इस योजना में सिर्फ जो किसान है हमारे जिनका स्थायी अपना कनेक्शन है विद्युत कनेक्शन, उनको साल में सिर्फ 2 बार बिल भरने पड़ते हैं और दोनों बार कितने लगभग 1100 रुपये की राशि का उनको बिल आते हैं, यानी कि साल भर का उनको सिर्फ 2200 रुपये भरना पड़ता है और उस समय वो साल भर अपने खेतों पर 10 घंटे प्रतिदिन बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 वर्ष 2013। और ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा गया था और वर्तमान में पटवारी की वैकेंसी निकली हुई है, उसकी लगभग लास्ट डेट ही चल रही है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, जल्दी भर दीजिए क्योंकि लास्ट डेट आने ही वाली है और हमारे साथ तैयारी करिए। आपका एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो हम अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे जो कि है हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। अगला है हमारा निम्न में से प्रदेश की किस विद्युत कंपनी को 1 जून 2005 को स्वायत्त बना दिया गया, यानी कि इसको सेपरेट पावर दे दी गई? तो पहला है हमारा मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग, दूसरा है मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन, तीसरा है हमारा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
और फोर्थ हमारा उपरोक्त सभी क्या है, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो 1 जून 2005 को दोस्तों मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग, फिर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सभी को क्या बना दिया गया, तो इनको एक स्वायत्त बॉडी बना दिया गया, यानी कि इनको अपने डिसीजन खुद लेने की क्षमता अधिकार दे दी गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। और कंपनियों का नाम याद रखें आप, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सभी क्या है, स्वायत्त कंपनियां हैं और 1 जून 2005 को इनको स्वायत्तता दी गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत हर क्या है, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किस वर्ष पावर ट्रेडिंग कंपनी का गठन किया गया था। तो क्या था कंपनी का नाम, पावर ट्रेडिंग। तो इस कंपनी का गठन कब किया गया था, तो पहला ऑप्शन है हमारा वर्ष 2005 में, दूसरा है वर्ष 2007 में, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2006 में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वर्ष 2008 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा वर्ष 2006 में। तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पावर ट्रेडिंग कंपनी का गठन हमने वर्ष 2006 में किया था। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी का नाम परिवर्तित करके 10 अप्रैल 2012 को एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड कर दिया गया। तो दोस्तों कौन सी कंपनी थी जिसका हमने नाम बदल दिया है, तो यानी कि हमारे योगी आदित्य, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यही नाम नहीं बदलते हैं, हमारा मध्य प्रदेश 2012 में नाम बदल चुका है। तो निम्न में से किस कंपनी का नाम परिवर्तित करके 10 अप्रैल 2012 को एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड कर दिया गया। तो पहला है हमारा पावर जनरेटिंग कंपनी, दूसरा हमारा इनमें से कोई नहीं, तीसरा है हमारा पावर ट्रांसमिशन कंपनी और फोर्थ है हमारा पावर ट्रेडिंग कंपनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पावर ट्रेडिंग कंपनी। तो जो हमारी पावर ट्रेडिंग कंपनी थी इसका नाम हमने 2012 बदल के क्या कर दिया, एमपी पावर मैनेजमेंट कर दिया, क्या कर दिया, पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है हमारा। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन द्वारा प्रदेश के किस विद्युत गृह को गैस की आपूर्ति की जाती है। तो पाइपलाइन का नाम फिर से बोल रहा हूँ, हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन द्वारा प्रदेश के किस विद्युत गृह को गैस की आपूर्ति की जाती है। तो पहला है हमारा भांडेर विद्युत गृह, दूसरा है सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, तीसरा है हमारा सीतारेवाव विद्युत गृह और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 भांडेर विद्युत गृह। तो दोस्तों प्रदेश का प्रथम गैस आधारित क्या है, विद्युत गृह है और इसका नाम क्या है, भांडेर विद्युत गृह। और इसको गैस की आपूर्ति कौन करती है, तो हमारी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन इसको अपनी गैस की आपूर्ति करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला है हमारा, निम्न में से कौन ऊर्जा का परंपरागत साधन नहीं है। तो जो हमारी ऊर्जा है उसका परंपरागत साधन कौन सा नहीं है। तो पहला है हमारा कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है प्राकृतिक गैस और फोर्थ है हमारा सौर ऊर्जा। क्या है, सौर ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 4 सौर ऊर्जा। तो जो हमारी सौर ऊर्जा है दोस्तों ये क्या है, ऊर्जा का परंपरागत साधन नहीं है। बाकी जो हमारे कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है ये परंपरागत साधन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रदेश के प्रथम ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो प्रदेश के पहले थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब हुई थी। तो पहला है हमारा वर्ष 1955 में, दूसरा हमारा 1953 में, तीसरा ऑप्शन है 1957 में और फोर्थ ऑप्शन है वर्ष 1959 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन दूसरा वर्ष 1953 में। तो प्रदेश के प्रथम ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1953 में हमने कर ली थी, यानी कि 1 नवंबर 1956 को हमारा गठन हुआ था, उसके पहले ही मध्य प्रदेश में ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हो गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा। अगला है, प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र चांदनी ताप विद्युत गृह की स्थापना किस जिले में की गई है। तो जो हमारा देश का मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि प्रदेश का प्रथम जो हमारा ताप विद्युत केंद्र था उसका नाम क्या था, तो वो था चांदनी ताप विद्युत गृह और इसकी स्थापना हमने किस जिले में करी है। तो पहला है हमारे गुना जिले में, कहाँ पर, गुना में, दूसरा है हमारा राजगढ़ में, तीसरा ऑप्शन है जबलपुर में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बुरहानपुर। क्या है, बुरहानपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बुरहानपुर जिले में। तो प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र जिसका नाम है चांदनी ताप विद्युत गृह, इसकी स्थापना हमने बुरहानपुर जिले में करी है। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है हमारा, प्रदेश की अमरकंटक ताप विद्युतीय परियोजना को किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित किया था। तो जो हमारे प्रदेश में अमरकंटक तापीय विद्युत परियोजना है इसको कौन सी पंचवर्षीय योजना में हमने स्थापित किया था। तो पहला ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा है हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना।
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो जो हमारा अमरकंटक तापीय विद्युत परियोजना थी, इसको हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित कर लिया था। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन तीसरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कुल कितनी राशि करोड़ का मतलब अलोकेशन किया गया था बजट से। तो प्रश्न है कि प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कुल कितनी करोड़ रुपए राशि हमने सैंक्शन करी थी। तो पहला है 1402 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन है 1850 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1526 करोड़ रुपए और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1120 करोड़ रुपए। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 1, 1402.22 करोड़ रुपए हमने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सेक्शन किया था। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1402.22 करोड़ रुपए की राशि सेंक्शन की गई थी। अगला है, प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी किस ग्राम में लगाया गया था। ये दोस्तों ये जो टीवी था ये सौर ऊर्जा से चलता था, तो किस गांव में लगाया गया था। तो पहला ऑप्शन है मंडलपुर भोपाल में, दूसरा ऑप्शन है रायगढ़ ग्वालियर में, तीसरा ऑप्शन है कस्तूरबा इंदौर में, फोर्थ ऑप्शन है गांधीपुर इंदौर में। कहाँ पर? गांधीपुर इंदौर में। तो करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा, कस्तूरबा इंदौर में। तो प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी कस्तूरबा ग्राम इंदौर में लगाया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा, बिल्कुल सही जवाब है, इसको लॉक कीजिए। और हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले के गांव में सौर ऊर्जा से बिजली तैयार की जा रही है। तो दोस्तों कौन सा हमारा जिला है जहां पर सौर ऊर्जा से बिजली तैयार हो रही है। तो पहला है हमारा झाबुआ, दूसरा है हमारा राजगढ़, तीसरा है गुना और फोर्थ है हमारा ग्वालियर। क्या है? ग्वालियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, झाबुआ जिला। तो झाबुआ जिले के दोस्तों जो गांव है वहां पर सौर ऊर्जा से बिजली तैयार हो रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और हाल फिलहाल दोस्तों करंट में प्रश्न है कि कौन सा हमारा शहर या गांव है जो कि पूरी तरह सौर ऊर्जा पर डिपेंड हो गया है। तो ये गुजरात का मोढेरा। कौन सा? जो गुजरात का मोढेरा शहर है वह पूरी तरह से क्या है, सौर ऊर्जा पे चलने वाला गांव बन गया है, क्योंकि वहाँ प्रत्येक घर में ही सौर ऊर्जा प्लेट की स्थापना गुजरात सरकार द्वारा करी गई है। तो एक गुजरात के कंटेक्स्ट में हमने बात करी, करंट अफेयर से जुड़ी हुई थी। तो प्रश्न है कि प्रदेश के किस जिले में गाँव में सौर ऊर्जा से बिजली तैयार हो रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा झाबुआ जिले के गाँव में। चलिए अगला देखते हैं हम। चांदनी ताप विद्युत ग्रह को कोयले की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जो हमारा चांदनी ताप विद्युत ग्रह है, जो कि प्रदेश का पहला ताप विद्युत ग्रह था, तो इसको कोयले की आपूर्ति हमारी कौन सी फील्ड करती है। तो पहला है पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए और स दोनों, तीसरा ऑप्शन है हमारा नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड नागपुर और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। तो जो हमारा चांदनी ताप विद्युत केंद्र है इसको पाथरखेड़ कोयला क्षेत्र और नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड नागपुर दोनों ही इसको अपने कोयले की आपूर्ति करते हैं, तभी बिजली बना पाता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन दूसरा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सेकंड। आप याद रखें, इस पर टिक लगाएं। चलिए अगला देखते हैं हम। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन का प्रारंभ किया गया था। यानी जो हमारी पवन ऊर्जा होती है, पवन चक्कियां, उनसे विद्युत उत्पादन सर्वप्रथम किस जिले में प्रारंभ हुआ था। तो पहला है हमारा देवास जिले में, दूसरा है झाबुआ जिले में, तीसरा ऑप्शन है हमारा छतरपुर में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बैतूल में। कहाँ पर? बैतूल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दोस्तों, देवास। तो दोस्तों हमारा देवास जिला है, वहाँ पर सर्वप्रथम पवन ऊर्जा या पवन चक्कियों की स्थापना की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उस गांव का नाम क्या है जहाँ पर ये वो लगी थी पवन ऊर्जा। तो वो लगी थी जम गोदरानी गांव देवास में सबसे पहले पवन चक्कियां लगी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जा राजधानी के नाम से हम जानते हैं। तो ऊर्जा राजधानी हमारी यानी कि पावर कैपिटल। तो पहला ऑप्शन है बालाघाट, दूसरा है जबलपुर, तीसरा है सिंगरौली और फोर्थ ऑप्शन है हमारा दमोह। क्या है? दमोह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन तीसरा, सिंगरौली। तो सिंगरौली को दोस्तों हम मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी या पावर कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। और सिंगरौली को हमारे मुख्यमंत्री मामा जी ने क्या बोला था कि इसको मैं सिंगापुर बनाऊंगा। हालांकि ये बनाया नहीं बना। अगर कोई हमारा जो सिंगरौली से वीडियो देख रहा हो तो कमेंट में इसका जवाब जरूर दें कि जो सिंगरौली है ये सिंगापुर बना कि नहीं बना। यह सब नो में अपना आंसर दीजिएगा आप। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कौन सा है। तो हमारा मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कौन सा है। तो पहला ऑप्शन हमारा शाहपुरा मंडला। क्या है? शाहपुरा मंडला। दूसरा है मनासा मंदसौर, तीसरा है संबलगढ़ मुरैना और फोर्थ है हमारा कस्तूरबा इंदौर। तो करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 4, कस्तूरबा इंदौर। तो जो हमारा कस्तूरबा गांव इंदौर है ये
प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम है, और सबसे पहले सौर ऊर्जा वाली टीवी भी कहाँ पे चली थी, तो वो भी हमारे कस्तूरबा ग्राम इंदौर में ही चली थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में स्थित चांदनी ताप विद्युत परियोजना को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है। तो दोस्तों जो हमारी चांदनी ताप विद्युत परियोजना है, इसको जल की आपूर्ति हमारी कौन सी नदी करती है, तो पहला है केन नदी, दूसरा है सुक्ता नदी, तीसरा है जामनी नदी, और फोर्थ है हमारा सिंध नदी। क्या है, सिंध नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सुक्ता नदी। तो जो चांदनी ताप विद्युत परियोजना है, इसको जल की आपूर्ति हमारी सुक्ता नदी करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सुक्ता नदी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चांदनी ताप विद्युत परियोजना का विद्युत उत्पादन क्षमता को 17 मेगावाट से बढ़ाकर कितने मेगावाट कर दिया गया है। तो जब ये शुरुआत में लगी होगी तब इसकी क्षमता मात्र 17 मेगावाट थी, लेकिन इसको अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है 207 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन है 117 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन है 167 मेगावाट, और चौथा ऑप्शन है हमारा 177 मेगावाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 177 मेगावाट। तो चांदनी ताप विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 177 मेगावाट कर दी गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है, कौन सा। तो जो हमारा सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है ये कहाँ पर है, तो पहला ऑप्शन है बेडन सिंगरौली में, दूसरा ऑप्शन है हमारा सारणी बैतूल में, तीसरा ऑप्शन है वीर सिंहपुर उमरिया में, और फोर्थ है हमारा अमरकंटक अनूपपुर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सारणी बैतूल में। तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना दोस्तों सारणी बैतूल में की गई है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कहाँ ताप विद्युत केंद्र नहीं है। तो दोस्तों कौन सा जिला है जहां पर क्या है ताप विद्युत केंद्र नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा उमरिया, दूसरा है बैतूल, तीसरा है हमारा सीधी, और फोर्थ है हमारा शहडोल। क्या है, शहडोल। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन तीसरा सीधी। तो जो हमारा सीधी जिला है यहाँ पर ताप विद्युत केंद्र नहीं है, बाकी उमरिया, बैतूल और शहडोल तीनों जगह हमारे ताप विद्युत केंद्र है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सीधी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है। तो जो हमारा गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र है इसकी स्थापना कहां पर की गई है। तो पहला है रीवा में, दूसरा है शहडोल में, तीसरा है सिंगरौली में, और फोर्थ है हमारा सीधी में। कहां पर, सीधी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन दूसरा शहडोल में। तो मध्य प्रदेश में गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना शहडोल जिले में करी गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा शहडोल जिला। और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। चलिए अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह की स्थापना प्रदेश में कहाँ की गई थी। तो हमारा अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह इसकी स्थापना प्रदेश में कहाँ की गई है। तो पहला है चचाई में, कहाँ पर, चचाई में, दूसरा ऑप्शन है वीरसिंहपुर में, तीसरा ऑप्शन है सारणी में, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 चचाई में। तो दोस्तों जो चचाई है हमारा, चचाई एक जलप्रपात भी है मध्य प्रदेश का। तो चचाई नामक जगह पर अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह की स्थापना की गई है। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चचाई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न ताप विद्युत केंद्रों में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता किसकी है। तो यहाँ पर 4 इन्होंने विद्युत उत्पादक केंद्र दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किसकी क्षमता ज़्यादा है। तो पहला है हमारा अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, दूसरा ऑप्शन है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, तीसरा ऑप्शन है हमारा चांदनी ताप विद्युत केंद्र, और चौथा है पेंच ताप विद्युत केंद्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा विंध्याचल। तो दोस्तों जो हमारा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है इसकी क्षमता यहाँ पर दिए गए तीनों के मुकाबले ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। याद रखें आप कि विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना को कोयले की आपूर्ति किस कोयला क्षेत्र से की जाती है। तो जो हमारा अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना है इसको कोयले की आपूर्ति हमारी कौन सी फील्ड कर रही है। तो पहला है पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र, दूसरा है पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, तीसरा है हमारा सोहागपुर कोयला क्षेत्र, और फोर्थ है हमारा जोहिला कोयला क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सोहागपुर कोयला क्षेत्र। तो जो हमारा अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना है इसको सोहागपुर कोयला फील्ड क्या करती है, कोयले की आपूर्ति करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। रिहंद जल विद्युत ग्रह निम्न स्थान पर निर्मित है, कौन सा। तो जो हमारा रिहंद जल विद्युत ग्रह है ये निम्न कौन से स्थान पर निर्मित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है पुनासा में, दूसरा है देवलोन में, तीसरा है पिपरी में, और फोर्थ है हमारा वीरसिंहपुर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तीसरा पिपरी में। दोस्तों पिपरी में रिहंद जल विद्युत
ग्रह की स्थापना की गई है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपने सारे 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए होंगे और वीडियो को पूरा देखा होगा। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों पूरी हमारी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि एमपीजी के क्वेश्चन नाम से है, तो उसमें आप देखिए पूरी प्लेलिस्ट लगभग हमने 28 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज का हमारा 29वां वीडियो है, तो यह तो आप देख ही रहे हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी हमारे चैनल पर जुड़ जाएं, क्योंकि दोस्तों जब हमारा नंबर बढ़ता है तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम आपके लिए फिर अच्छे अच्छे वीडियो और आगे लेकर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।